इमेजिन करें कि आप बोट पर अपनी फैमिली के साथ नीले समंदर में छुट्टियां गुजारने गए हैं और चारों तरफ दूर दूर तक पानी फैला हुआ है और सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा हो, लेकिन सभी एक लम्हे में सब कुछ बदल जाए। अचानक समुद्र का पानी कहीं गायब हो जाए और आप समुद्र के नीचे वीरान जमीन पर फंस जाएं। तो ऐसे में आपके दिमाग में कई सवाल आएंगे। आखिर समुद्र का पानी कहाँ गया? क्या ये पानी दोबारा वापस आएगा? चलिए इन सभी सवालों के जवाबों को जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जो एक बोट पर कैरिबियन ओशन के बीच में मौजूद होते हैं। ये फैमिली बैन नाम के इस लड़के का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए समुद्र के बीच में आए थे। एक यादगार पल बनाने के लिए वे सभी बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये खुशी थोड़ी देर की मेहमान है। कुछ नॉर्मल चल रहा था, तभी बॉन की मॉम समुद्र में स्विमिंग करने के लिए कूद जाती है, जबकि बैन और उसके फादर फिशिंग करने में बिजी थे। लेकिन तभी अचानक से बैन की मॉम जूलिया को समुद्र में ऐसा फील हुआ कि कोई बड़ी सी चीज उनके आसपास चक्कर लगा रही है। लेकिन जब उसने देखा तो वहाँ पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक से उसे कोई समुद्र के नीचे खींच लेता है और साथ ही उसकी बोट पर इक्विपमेंट से वो तेजी से डायरेक्शन चेंज करने लगते हैं, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। बैन और टॉम इस बदलते हालात को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते, क्योंकि वो फिशिंग करने में बिजी होती हैं। अब जूलिया देखती है कि वो बोट से काफी दूर आ चुकी है। वो खुद को बचाते हुए टॉम को जोर जोर से आवाजें देने लगती है, लेकिन जूलिया बोट से काफी दूर होने की वजह से उस पर ध्यान नहीं जाता। अब जूलिया को फील होता है कि समंदर का पानी तेजी से पीछे की ओर जा रहा है। जूलिया अपनी बेटी कैसी को आवाज देने लगती है, लेकिन कैसी हेडफोन लगाकर सेब एंजॉय कर रही थी। बैन और टॉम को बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि जूलिया स्विमिंग करने समंदर में उतरी है। जूलिया धीरे धीरे उनसे दूर होती जा रही थी, लेकिन तभी खुशमती से टॉम को हल्की सी आवाज सुनाई देती है। वो जूलिया को देख लेता है और उसे बचाने के लिए फौरन पानी में जंप कर देता है। दूसरी तरफ बैन बोट का इंजन स्टार्ट करके उनके पास ले जाता है और वो अपनी मॉम को डूबने से बचा लेते हैं। अब बोट पर टॉम अपनी बेटी कैसी पर गुस्सा करता है। वो कहता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ था? मैंने तुमसे कहा था कि जब तुम्हारी मॉम स्विमिंग करने जाए तो तुम्हें उन पर नजर रखनी होगी। कैसी अपने फादर से सॉरी कहती है और कहती है कि मैंने हेडफोन पहन रखे थे। अब सब लोग टॉम की बात पर अग्री हो जाते हैं। अब रात होने वाली थी और वो सब लोग वैन के बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी शुरू कर देते हैं। जैसे ही वे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे तो कैसी के बॉयफ्रेंड का कॉल आ जाता है। कैसी उसे बताती है कि हम सब बोट पर काफी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कैसी से कहता है कि तुम सभी को वहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर टीवी में बता रहे हैं कि कुछ बड़ा अजीब होने वाला है जो पूरी दुनिया के लिए अनयूजुअल होगा। यह सुनते ही कैसी नोटिस करती है कि उसके बॉयफ्रेंड के पीछे शहर में बड़ा तूफान आ रहा है, और ये देखकर कैसी परेशान हो जाती है। और तभी अचानक इन दोनों के कनेक्शन कट जाते हैं। कैसी यह बात जाकर के अपने मॉम डैड को बताती है, जिसके बाद ये लोग अपनी बोट की सेफ्टी चेक करने लगते हैं। अब ये सेफ्टी चेक कर ही रहे थे तो ये लोग अचानक नोटिस करते हैं कि उनकी बोट के आसपास बहुत सारी बेल और शार्क फिश मंडरा रही हैं। मजे की बात तो ये थी कि इस एरिया में पहले ये शार्क्स देखी नहीं गई थी। टॉम एक ओशन एक्सप्लोरर था, इसलिए वो जानता था कि बेल और शार्क किसी भी बड़े भयानक तूफान के आने से पहले ही ऐसा करती हैं। आने वाले भयानक तूफान का अंदाजा तो हो ही चुका था, लेकिन पहले उन्हें शार्क से निपटना था। उससे पहले कि वो कुछ कर पाता, इसी दौरान की बोट को एक जोरदार झटका लगता है और वो सभी बहुत घबरा जाते हैं। टॉम समझ जाता है कि उनकी बोट के निचले हिस्से के साथ कोई बड़ा क्रिएचर टकरा गया है, जिसे चेक करने के लिए टॉम पानी में नीचे उतर जाता है। वो देखता है कि बोट नीचे से डैमेज हो चुकी है और ये जरूर किसी बड़े शार्क ने किया है। यह चेक करने के बाद टॉम वापस ऊपर आता है और उसके कंधे पर बहुत गहरी चोट आई होती है। ये देखकर जूली उसके जख्मों पर स्टेप्स लगाती है। यहाँ पर टॉम अपनी फैमिली को बताता है कि शार्क के दिए इस डेंट की वजह से इंजन खराब हो गया है, अब हम बोट को आगे भी नहीं ले जा सकते। वो बताता है कि हम सब समुद्र के बीचों बीच फंस चुके हैं, अब उनके पास कोई चारा नहीं है सिवाय किसी मदद बुलाने के। टॉम मदद करने के लिए कॉल करने लगा तो सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे और उनकी बोट का कम्युनिकेशन सिग्नल भी नहीं आ रहा था। वो सभी बहुत परेशान हो गए। अचानक सब कुछ बंद क्यों पड़ गया? अब इस मुश्किल वक्त में टॉम अपने खाने पीने का सामान चेक करता है और फिर देखता है कि उनके पास सिर्फ 4 दिनों का खाना था, लेकिन जिंदा रहने की एक छोटी सी उम्मीद उन्हें इस बात की थी कि ये लोग एक शिपिंग रूट पर थे, जहाँ से कोई ना कोई शिप इन्हें गुजरता हुआ देख लेगा और उसके बाद वो इन्हें बचा लेंगे। अभी वो बातें ही कर रहे थे, उनके बाहर एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। वो बाहर जाकर देखते हैं तो बाहर एक बड़ा सा मेट्रोइड उनकी तरफ आ रहा है। उससे बचने के लिए टॉम जल्दी से अपनी बोट का इंजन स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो जानता था अगर उसने ऐसा किया तो उनकी बोट बर्बाद हो जाएगी। लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। अगर वो इंजन को स्टार्ट करके बोट को आगे नहीं ले जाते तो वो मेट्रोइड सीधे इनकी बोट से टकरा जाता। टॉम देखता है कि आसमान से गिरने वाली वो ऑब्जेक्ट दरअसल में एक सैटेलाइट थी, इसलिए अचानक रेडियो और टेलीफोन के सिग्नल ने काम करना छोड़ दिया। वो इस हादसे से पूरी तरह संभल नहीं पाए थे कि तभी एक दूसरा मेट्रोइड उनकी तरफ आने लगा।
अब अपने आप को बचाने के लिए ये लोग कुछ नहीं कर पाए और बोट के निचले हिस्से में जाकर उन्होंने लाइफ जैकेट पहन ली कि अगर बोट पलट भी जाए तो वो सब पानी में डूब ना सके। अब बोट बहुत तेजी के साथ झटके खाने लगती है। वो सब समझ जाते हैं कि ये लोग बच नहीं पाएंगे। तभी अचानक से इन लोगों को एक जोरदार आवाज सुनाई दी और ये सभी बेहोश हो जाते हैं। जब इन्हें होश आया तो इन्हें चोट जरूर आई थी, मगर हैरानी की बात तो ये थी उनकी बोट के अंदर कहीं छोटी बड़ी सुराखें हो चुकी थी, लेकिन उनसे पानी अंदर नहीं आ रहा था। अब ये पूरी फैमिली अपनी बोट से बाहर आकर देखती है। बाहर का नजारा देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं। वो देखते हैं कि उनके बोट के नीचे पानी ही नहीं है। उनकी बोट के आसपास जमीन पर मछलियां पड़ी थी और उनकी बोट एक वीरान पहाड़ी इलाके में पहुंच गई थी। ऐसा लग रहा था मानो ये किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। जहां कल रात तक पानी था वहां अब ऊंचे ऊंचे पहाड़ और गड्ढे दिखाई दे रहे हैं और वो रियलाइज करते हैं कि वहां वो किसी डेजर्ट में नहीं बल्कि अभी भी समुद्र के बीचों बीच है। समुद्र का सारा पानी अचानक कहाँ गायब हो गया? बस समुद्र का सारा पानी यहाँ से किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है। टॉम जल्दी से अपना कंपास निकालता है और डायरेक्शन देखने लगता है और वो समझ जाता है कि यहाँ जरूर धरती के साथ कुछ गड़बड़ हुई है। वो बताता है कि नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल आ गया है और साउथ पोल की जगह नॉर्थ आ गया है, इसलिए जहाँ पर पहले जमीन थी वहाँ पर अब समंदर हो गया है। इस चीज का पता लगाने के बाद ये सब लोग हैरान रह गए और टॉम उन्हें बताता है कि इस बीच में जो इंसान जमीन पर जिंदा थे वो सब मारे गए होंगे। केसी को ये बात बहुत ज्यादा तकलीफ देती है और वो अपने आप को केबिन में बंद कर लेती है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसका बॉयफ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं रहा होगा। लेकिन अब एक और बात थी जो कुछ ही देर बाद उन्हें पता चलने वाली थी और वो बात सुनकर उनके होश उड़ने वाले थे। खैर, जूली यहाँ पर बचे हुए खाने को इकट्ठा करने लगती है और बेन अपने बर्थडे के सारे बैलून हवा में उड़ा देता है अगर ताकि कोई जिंदा हो तो उनके पास आ जाए। उसके बाद टॉम रेडियो के जरिए किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। उम्मीद तो ये थी कि सामने से कोई रेस्पॉन्स नहीं आएगा, लेकिन सरप्राइजिंगली उसे रेस्पॉन्स मिलता है और ये रेस्पॉन्स उसे एक कैप्टन ने दिया था जिसका नाम नाटो था और वो भी एक समुद्र के नीचे फंसा हुआ था और वो भी टॉम की फैमिली की तरह अपनी सबमरीन में फंसा हुआ था। टॉम कैप्टन से पूछता है अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। यहाँ कैप्टन इन सभी को वह बात बताता है जिससे उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कैप्टन टॉम को बताता है कि अर्थ के पोल चेंज हो चुके हैं और उनके पास लगभग एक हफ्ता है क्योंकि एक हफ्ते में वो समुद्र का पानी वापस अपनी जगह आ जाएगा और जब पानी आएगा तो उसकी लहरें बहुत खतरनाक होंगी। इसलिए कैप्टन टॉम से कहता है कि तुम्हें किसी ऊंची जगह देखकर वहां पर चली जाना चाहिए। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो वहां तुम बच सकते हो। यह बात सुनते ही जूली फौरन अपने बच्चों से पैकिंग करने के लिए कहती है। टॉम कैप्टन से कहता है कि आपको सबमरीन के अंदर भी बचने के ज्यादा चांस हैं, तो आप मेरी फैमिली को बाहर रख लो। कैप्टन कहता है कि मैं ऐसा करना तो चाहता हूँ लेकिन नहीं कर सकता क्योंकि सबमरीन के अंदर मेरा एक साथी ही मारा गया है और यहाँ सिर्फ 2 लोगों की जगह है। टॉम कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है कि आप प्लीज मेरे दोनों बच्चों को किसी तरह से अपने पास रख लो, इसके बदले मैं आपको सारा खाना दे दूंगा। जिसके बाद कैप्टन उनकी बात मान लेता है और टॉम को अपने मैप पर लोकेशन भेज देता है। उसके बाद टॉम अपनी सबमरीन के लोकेशन का अंदाज लगाता है और वो अपनी वाइफ को बताता है कि हमें सिर्फ 2 दिन में वहां पहुंचना होगा, यानी कि ये समुद्र का पानी वापस आने से पहले हम अपने बच्चों को सही सलामत वहां पहुंचा सकते हैं। अगली सुबह ये फैमिली अपने सफर करने के लिए तैयार थी तो टॉम देखता है कि दूसरी तरफ एक अजीब सा आदमी अपने डॉग के साथ आ रहा है। टॉम देखता है कि वो आदमी घायल है, इसलिए टॉम ने उसकी मदद करनी चाहिए और वो पानी की बोतल लेकर उसके पास पहुंच जाता है और वो आदमी टॉम का पानी पीने के बाद उसे शुक्रिया अदा करने की बजाय उस पर अटैक कर देता है और ये चीज दूर खड़ी जूली भी देख लेती है। वो आदमी अपने पास चाकू से टॉम पर हमला करके उसकी जान ले लेता है। के बाद आदमी जूली की तरफ बढ़ता है। वो अपने हस्बैंड को तो बचा नहीं पाई लेकिन जल्दी से वो बोट के अंदर चली जाती है। कैबिन में अपने दोनों बच्चों को लॉक कर देती है। के बाद वो किसी को एक फ्लेयर गन देती है और कहती है कि इसका यूज तब करना जब हम मुश्किल हालात में हों। अब ये बात ही कर रहे थे कि वो आदमी उनकी बोट तक भी पहुंच जाता है और उससे बचने के लिए जूली बाथरूम के अंदर चली जाती है। अब यहाँ पर किलर उनकी बोट पर सर्च करना शुरू कर देता है और जैसे ही उसे खाना मिलता है वह खाना शुरू कर देता है और वो खाने पर ऐसे टूट पड़ता है जैसे पिछले कई दिनों से भूखा हो। खाना खाने के बाद जूली को ढूंढने लगता है। के बाद वो सीधा केविन की तरफ जाता है लेकिन वहाँ पर जाकर उसे पता चलता है कि जहाँ से आवाज आ रही थी वो वहाँ पर कोई नहीं है। दरअसल जूली बोट में हुए छेद से बाहर निकल जाती है लेकिन उस आदमी का डॉग जूली को देखकर भौंकने लगता है और अब मजबूरी में जूली को उस डॉग को मारना पड़ता है। डॉग को मारने के बाद वो नीचे छुप जाती है। हालांकि वैसे तो उस किलर को वो नहीं मिली लेकिन जब वो बाहर झांकता है तो अपने डॉग को मरा हुआ पाता है और वो समझ जाता है कि जूली बोट से बाहर है। अब जैसे ही उसे पकड़ने के लिए बोट से नीचे उतरा तो जूली वापस से बोट के ऊपर जाकर टूटे शीशे को अपना रास्ता बनाते हुए फिर से अंदर चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर में यहाँ पर जूली उस आदमी के हाथों पकड़ी जाती है। वह उससे उसके बालों से पकड़कर उसे घसीटने लगता है और जैसे ही वो जूली का गला दबाने वाला था किसी तरीके से उसको बचाने के लिए कैसी फ्लेयर गन चला देती है जिससे आदमी दूर जा गिरता है लेकिन उसे ज्यादा कुछ नहीं होता, बस उन्हें भागने का मौका मिल जाता है और बोट में भी आग लग जाती है। अब जूली जल्दी से अपने दोनों बच्चों को बचाने के लिए बोट से बाहर निकल जाती है। बोट से निकलते वक्त वो किलर एक बार फिर से जूली पर हमला करता है
लेकिन इस बार जूली उसे लात मारकर पीछे गिरा देती है। बाहर जाने के बाद कैसी और बहन अपने फादर की डेड बॉडी को देख कर रोने लगते हैं। उन्हें इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। बहन अपने पिता की मौत का खुद को जिम्मेदार ठहराता है और वो कहता है कि ना मैं बलून ऊपर छोड़ता और ना ही वो आदमी उन्हें देखकर यहाँ आता। अब यहाँ पर जूली भी अपने हस्बैंड से लिपट कर रो रही थी। तभी वो देखती है कि वह किलर उनकी जलती हुई बोट से बाहर निकल आता है। अब उनका वहाँ पर रुकना और ज्यादा सेफ नहीं था, इसलिए वो दोनों बच्चे को लेकर वहाँ से भाग जाती है। कुछ ही देर बाद उनकी जलती हुई बोट ब्लास्ट हो जाती है और भागते भागते ये लोग काफी थक चुके थे, इसलिए वो एक पहाड़ी के पीछे आराम करने के लिए रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद इस किलर ने उनका पीछा छोड़ दिया होगा। लेकिन ऐसा भी बिल्कुल नहीं हुआ। अब बैन को कैसी उसे पीने के लिए होश पानी देती है, लेकिन बैन पानी पीने से इनकार कर देता है। जूली अपने बेटे को समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो तो तुमने मदद के लिए बैलून हवा में उछाले थे। अभी जूली ने देखा कि किलर अभी भी उनके पीछे आ रहा है। तीनों किलर से बचने के लिए भागना शुरू कर देते हैं। भागते भागते ये लोग बहुत थक जाते हैं। पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो किलर भी उनके पीछे आ रहा था। अब इन लोगों को ना चाहते हुए भी लगातार भागना पड़ता है। अब ये लोग भागते भागते वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर जहरीला पानी मौजूद होता है, लेकिन आखिरकार उन्हें वहाँ से गुजरना पड़ता है। जहरीले एसिड से गुजरने के बाद उनकी हालत काफी खराब हो चुकी थी और जूली को एहसास हुआ कि बेन डिहाइड्रेट हो चुका है और उनके पास पानी की कुछ आखिरी बूंदें थी जो उन्होंने बेन को दे दी, लेकिन इतने थोड़े पानी से उनकी प्यास नहीं बुझी। अब यहाँ पर कैसी हिम्मत हार चुकी थी। वो कहती है कि हम जिस तरफ बढ़ रहे हैं शायद वहाँ पर सबमरीन होगी भी या नहीं, लेकिन जूली उसे डांट कर चुप करा देती है और वो उनसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। जूली के कहने पर वे लोग फिर से चलना शुरू कर देते हैं। जैसे वे आगे बढ़ रहे थे तो वहाँ पर उन्हें एक प्लेन दिखाई देता है जो सालों पहले तबाह होकर समुद्र में गिर गया था। ये लोग प्लेन के अंदर छिप जाते हैं और वहाँ पर जाकर जूली आखिरी बार अपनी फैमिली फोटो देखती है जो उन्होंने कल रात ही ली थी। उस फोटो को देखकर सभी लोग टॉम को याद करते हैं और इन तीनों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक दिन में उनके साथ क्या से क्या हो गया। अब रात काफी हो चुकी थी और ये लोग थक भी चुके थे। कैसी और बहन सो चुके थे। तभी किसी की आवाज से कैसी की आंखें खुल जाती है और वो बाहर देखने आती है तो देखती वही किलर उनके पीछे आ रहा था। अब इन तीनों को इस किलर से हर हाल में जान छुड़ानी थी, इसलिए कैसी उसी जगह पर बैठकर सोने का नाटक करती है। किलर समझता है कि वो सो रहे हैं और जैसे ही वो अटैक करने आता है तो जूली मौका पाकर उस पर वार कर देती है। इस बार जूली बहुत गुस्से में थी। उसने उस किलर पर इतने हमले किए कि उसकी वो जान ले लेती है। आखिरकार उनका ये खतरा टल जाता है और जूली सुकून की नींद सो जाती है। जब वो सुबह उठकर वो चेक करते हैं तो किलर की बॉडी बहुत बुरी हालत में थी, यानी मतलब ये था कि किसी क्रिएचर ने उसे काट काट कर अंदर से खोखला कर दिया था, जिससे उन्हें अंदाजा हो गया कि यहाँ आसपास खतरनाक जीव हैं। अब उन्हें वहाँ से बहुत जल्द निकलना था। जूली अपना मैप देख रही थी, तभी बैन पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। आगे जाकर वह पानी देखता है और बिना सोचे समझे पीने लगता है, लेकिन बैन इतना प्यासा था कि उसने जूली की बात नहीं मानी। जूली उसे देखती है और दौड़कर पानी पीने से रोक लेती है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है। थोड़ी देर बाद बैर बीमार हो गया और चलने की हालत में नहीं था, इसलिए जूली और कैसी वहाँ पर एक शेल्टर बनाते हैं और कुछ देर आराम करने लगते हैं। तभी जूली को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो बाहर आकर देखती है कि उन्हें पता चलना है कि ढेर सारे क्रैब उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे बचने के लिए उन्होंने भागना शुरू कर दिया। थोड़ी देर आगे चलने के बाद उन्हें एक बहुत बड़ी सी शिप नजर आई और यह एक कार्गो शिप थी और उनके अंदर बहुत सारे कंटेनर्स थे और इन कंटेनरों में बहुत सारे लोगों ने पनाह ले रखी थी। अब ये लोग कंटेनर्स के अंदर लोगों से मदद मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इन्हें अंदर आने नहीं देते और कंटेनर को बंद कर लेते हैं। दूसरी तरफ केकड़ों की बहुत बड़ी सेना उनके पीछे आ रही थी। उनके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए जूलिया और उनके दोनों बच्चे कंटेनर के ऊपर चढ़ने का फैसला करते हैं। जूलिया पहले अपने दोनों बच्चे को कंटेनर के ऊपर चढ़ाती है। अब जूलिया जैसे ऊपर चढ़ने लगती है तो एक केकड़ा आकर उसके पैर पर काट लेता है, लेकिन वो जैसे तैसे करके उसके अपना पाँव छुड़ाकर ऊपर चढ़ जाती है। अब जूलिया अपने जख्म को अपने स्कार्फ से बांध लेती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। केसी और बेन देखते हैं कि केकड़े उस कंटेनर के काटते हुए उसके अंदर चले जाते हैं और उसके अंदर मौजूदा लोगों पर इन केकड़ों ने हमला कर दिया। अब वो लोग अपने पास मौजूदा हथियार से उन केकड़े को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन केकड़ों की तादाद बहुत ज्यादा थी। ये लोग उनका सामना नहीं कर पाते और केकड़े उनकी जान ले लेते हैं। एलिसाबेथ जूलिया को होश आया और उसने देखा कि दोनों बच्चे यहाँ नहीं हैं और वो बुरी तरीके से डर गई कि मेरे बच्चे को क्या हो गया है। लेकिन तभी दूर से कैसी और बेन आते हुए दिखे और दरअसल खाने पीने और हथियार की तलाश में गए हुए थे। खैर अब यहाँ पर वो केकड़े भी नहीं थे। अब जूलिया अपने केकड़े के काटे हुए जख्म को ठीक करने लगती है, जबकि बेन कंटेनर के अंदर मरे हुए लोगों के वेपन्स कलेक्ट करता है ताकि खुद को उनसे सिक्योर कर सके। वहाँ पर उन्हें थोड़ा बहुत खाना मिल जाता है और खाना खाकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद जूलिया कैप्टन से कॉन्टेक्ट करती है और जिस पर वो
बताता है कि उसके ऊपर भी क्रिएचर्स ने अटैक कर दिया है और वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो चुका है। और वो जूलिया को बताता है कि तुम्हें जल्दी आना होगा क्योंकि समंदर का पानी बहुत जल्दी वापस आने वाला है, इसलिए तो ये सी क्रिएचर्स यहाँ पर वापस आ गए हैं। जूलिया रोने लगती है क्योंकि इन दोनों को ये भी नहीं पता था कि सबमरीन तक जाने के लिए उन्हें कौन सी डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि सारी रात भर भागदौड़ में उनका मैप भी कहीं गिर गया था। अब कैप्टन अपनी बंदूक से एक फ्लेयर गन हवा में फायर करता है और बेन उसे देख लेता है, मगर वह जगह उनसे बहुत दूर थी। यह लोग तेजी से सबमरीन की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर पहुँचना नामुमकिन लगने लगा क्योंकि वहाँ पर पहुँचने के लिए उन्हें चट्टानी रास्तों से गुजरना होगा, जहाँ से गुजरते हुए उन्हें शायद फिर से केकड़ों का सामना करना पड़े। अब केसी को भी अपनी माँ पर तरस आने लगा। वो सोचने लगी कि उसकी माँ का क्या होगा। कैप्टन तो हम में से सिर्फ 2 को ही अंदर लेगा। अब जूलिया केसी से कहती है कि तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, हम सब सबमरीन तक पहुँच जाएंगे तो वहाँ डिसाइड करेंगे कि हमें करना क्या है। और वो कहती है कि चलो आगे बढ़ो। जैसे ही वे वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो किस्मत उस एक बार फिर से उन्हें धोखा दे देती है और वहाँ पर लैंडस्लाइड होने लगती है। अचानक एक बड़ा सा पत्थर ऊपर से गिरता है और जूलिया वहाँ पर फंस जाती है। केसी अपनी माँ के बिना आगे नहीं बढ़ना चाहती थी, लेकिन जूलिया उसे कसम देती है कि तुम्हें हर हाल में खुद को अपने भाई को बचाना होगा, इसलिए केसी अपने भाई को लेकर आगे बढ़ जाती है और वो लोग सबमरीन तक पहुँच जाते हैं। वो लोग जोर से सबमरीन का दरवाजा खटखटाने लगती है, लेकिन तभी पीछे से कैप्टन आता है जो बुरी तरह जख्मी था। कैप्टन बताता है कि देखो सबमरीन में 3 लोग बैठ सकते हैं और मेरे बचने का चांस काफी कम है, इसलिए अगर मैं सबमरीन में बैठकर पानी से बचते हुए ऊपर भी पहुंच जाऊं तब भी मैं बच नहीं पाऊंगा। यह सुनकर केसी जल्दी से वापस पीछे मुड़ गई और तेजी से जूलिया को बचाने के लिए चली गई। वहाँ फिर से उन्हें केकड़ों का सैलाब आने लगा, जहाँ पर जूलिया अपनी गन से उन सबको शूट करने लगती है, लेकिन कुछ ही देर में उनकी बुलेट्स खत्म हो जाती हैं। केसी ऊपर से उसका हाथ पकड़ लेती है। आखिरकार उनकी मदद से जूली यहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है और ये लोग जल्दी से भागते हुए सबमरीन तक आ जाते हैं और बिना ज्यादा वक्त गवाए सबमरीन के अंदर बैठ जाते हैं। और दूसरी तरफ वो भयानक केकड़े भी इनकी तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन तभी एक बहुत बड़ी भयानक समुद्री लहर उनकी तरफ आती हुई दिखाई देती है जो कई सौ मीटर ऊंची थी, दिखने में बहुत ही खतरनाक लग रही थी। अब वो लहर जोरदार तरीके से उस सबमरीन से आकर टकरा जाती है, जिससे ये लोग बेहोश हो जाते हैं। जूली को जब होश आया तो हैरानी की बात ये थी उनकी सबमरीन पानी में नहीं बल्कि समुद्र की बड़ी लहर उनके सबमरीन को बहाकर एक शहर में ले आई थी जो कि पूरी तरीके से तबाह हो चुका था, जिसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि जमीन में अब इंसानों का सफाया हो चुका है। और बस यही सीन दिखाते हुए ये फिल्म समाप्त हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।